हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का आधार सीरीज का प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको पूरे एनसीईआरटी पर बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के आपके पूरे प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें। तो हमारा यह सेट नंबर 3 है दोस्तों, यानी वीडियो नंबर हमारा 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आधार सीरीज जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आधार सीरीज का जो 17 सेट है, उसमें 4 सेट पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं और साइंस के, और 1 सेट इकोनॉमिक के हैं। तो हमारा ये तीसरा सीरीज है, यानी कि यह हिस्ट्री के आपका टेस्ट सीरीज होगा। तो चलिए हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें आपको हिस्ट्री के जो 80 क्वेश्चन हैं वो आपके क्लास 9 के चैप्टर 4 और 5 से है, क्लास 10 के ऑल चैप्टर हैं, और क्लास 11 के चैप्टर 1 और से लेकर 3 तक हैं। और करेंट अफेयर्स के आपके 20 प्रश्न हैं, यानी टोटल आपके 100 प्रश्न हो गए। देखिए दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन 100 और टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर्स। तो चलिए आधार सीरीज का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडुटेरिया का, अब स्टार्ट होता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट वेयर द रीजन्स ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इसका क्या क्या रीजन था ट्री का काटने का, फॉरेस्ट को काटने का। तो पहला आपका रीजन है फॉर द सप्लाई ऑफ वुड फॉर द रॉयल नेवी, ये आपका रीजन सही है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे लाइन, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी सही आंसर हो जाएगा। टू सेपरेट कॉमर्शियल एग्रीकल्चर प्लांटेशन, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि तीसरा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1, 2 और 3। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इस्टेब्लिश्ड। तो कौन से ईयर में हुआ था इस्टेब्लिश्ड, वो हुआ था 1864 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके रिगार्डिंग में आपका स्टेटमेंट जो है पढ़िए और सेलेक्ट कीजिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन देहरादून इन द ईयर 1905। तो नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, 1905 में इसका एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ था, स्थापना नहीं हुआ था। तो द मेथड थाउट बाय हेयर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ट्रू है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, 1878 के रिगार्डिंग जो है फॉरेस्ट एक्ट का जो स्टेटमेंट है, वो आपको स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है दोस्तों। क्या है पहला स्टेटमेंट, द फॉरेस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड रूरल, ये जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड था फॉरेस्ट, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ओनली राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। मैच द नेम ऑफ जूम कल्टिवेशन एंड द रिस्पेक्टिव एरिया, एक तरफ नेम है एक तरफ एरिया है। तो पहला आपका लडांग, लडांग का कौन सा एरिया है, वो है आपका साउथ ईस्ट एशिया है दोस्तों। उसके बाद मिल्पा जो है सेंट्रल अमेरिका का है, और चिटमेने जो आपका कहाँ का है वो है आपका अफ्रीका का, और चीना जो है श्रीलंका का, यानी DCBA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में DCBA दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, 6 प्रश्न देखिए, वाई वेयर यूरोपियन फॉरेस्ट रेंजर्स अगेंस्ट शिफ्टिंग कल्टिवेशन, क्या कारण था यूरोपियन फॉरेस्ट का जो है अगेंस्ट होना शिफ्टिंग कल्टिवेशन का। इसका जो है स्टेटमेंट पढ़िए और कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है बताइए। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा ट्रू होगा, द लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टिवेशन बिकम अनफेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। दूसरा भी आपका ट्रू हो जाएगा, वाइल बर्निंग द फॉरेस्ट देयर वाज ए डेंजर ऑफ अदर वैल्यूएबल ट्री गेटिंग बर्नड, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तीसरा भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, जो टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, यानी कि 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश टेकिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट ट्रेड, तो क्या क्या इफेक्ट था बताइए, और कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको इसमें से देखना है दोस्तों। तो चलिए 7वां प्रश्न आपका है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, वो ट्रू हो जाएगा। तो द मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट ट्रेड वाज हैंडेड ओवर द
ओवर टू यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, यह स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा भी आपका ट्रू है, ए बैन वाज इम्पोज्ड एंड हंटिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स बाय द लोकल पीपुल। तीसरा भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, सम नोमैडिक कम्युनिटीज वेयर फोर्स्ड टू वर्क इन माइंस एंड प्लांटेशन, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। हु वाज कॉल्ड देवसारी और मान, कौन किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था चार्ज इन एक्सचेंज फॉर टिम्बर इन ट्राइबल एरिया को देवसारी या मान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्लेंडोगडियस्टेन प्रणाली सिस्टम, क्या आपका स्टेटमेंट जो है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताइए कौन सा है आपका दोस्तों। ये जो फिर से पढ़िए इसका, ये जो आपका लिखा हुआ वो है ब्लेंडोगडियन स्टेन। इस सिस्टम के प्रणाली का जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। तो जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका सिर्फ ट्रू है इसके रिगार्डिंग। इन दिस सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ exemption from rent to the villagers they will be provides with free wood for carrying buffaloes, यह स्टेटमेंट आपको सिर्फ ट्रू होगा। दूसरा ओनली ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओनली बी। 10वां प्रश्न है, वाट वेयर सरना देवड़ा कुड़ा कान राई ईटीसी, तो ये क्या थे दोस्तों, यह था स्कैट गार्डन फॉर ट्राइबल पीपुल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चलिए आपका 11वां प्रश्न है, मैच द पेस्टोरियल कम्युनिटीज एंड द फैक्ट्स रिलेटेड टू देम, स्प्रेड कम्युनिटी रिलेटेड फैक्ट्स। तो पहला है गुल्ला कम्युनिटी जो है आपका रियर्ड काउज एंड बफेलोज। कुरुमांस कम्युनिटी का जो हो जाएगा आपका यूज्ड टू रियर शिप्स एंड गोट। रायका का हो जाएगा आपका दोस्तों बिलोंगिंग टू राजस्थान, और दन का हो जाएगा आपका रिलेटेड टू महाराष्ट्र, यानी कि आपका 1 का बी हो जाएगा, आपका 2 का आपका ये हो जाएगा, 3 का सी और 4 का डी। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है BACD, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियन ट्रेवल्स, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है वो आपको देखना है। 12वां प्रश्न, वो जो आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि ट्रेडर्स हैव बीन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट भी आपका ट्रू है, प्रीस्ट एंड पिलग्राम्स हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर एंड वाइड इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल पीस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 13वां प्रश्न है, इन एंशियंट टाइम देयर वाज नो एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स थ्रू डिफरेंट ट्रेवलर्स। तो कोड है दोस्तों, कौन कौन से आपका कोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ना ही आपका वैल्यूज एंड बिलीफ होगा, ना ही आइडिया होगा, ना ही जर्म्स एंड डिजीज होगा, ना ही स्किल होगा, ना ही इन्वेंशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन। नेक्स्ट है, होज इम्पोर्टेंस आपका और इज रिवील्ड इन द पोस्ट 9th century मेमोरियल स्टोन फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्ट रीजन विच इज द प्रिजर्व्ड इन द गोवा म्यूजियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैरीटाइम ट्रेड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिल्क रोड के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है दोस्तों ओनली 3 ऑप्शन जो है ट्रू है। दिस रूट एग्जिस्टेड टिल अबाउट द 15th century, सिल्क रोड के रिगार्डिंग, यानी कि ओनली नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा। द सिल्क रोड हैज बीन डिपिक्टेड इन ए केव पेंटिंग इन चाइना, द नंबर ऑफ द केव इज, कौन से केव में, वो केव नंबर 217 में पता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द नेम ऑफ माइक्रोपोलोज बुक इज, तो माइक्रोपोलोज का बुक का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज स्पैगेटी, इसका मतलब क्या होता है, स्पैगेटी मतलब होता है ये टाइप ऑफ फूड आइटम है, ये दोस्तों एक प्रकार का ये फूड का सामग्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना, कौन कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। 19वां क्वेश्चन जो आपका सिर्फ ट्रू क्वेश्चन है वो है आपका ट्रू आंसर। दूसरा है जो कि एडेबल रीच्ड यूरोप एंड एशिया व्हेन क्रिस्टोफर्स कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका है, ओनली 2 इसका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 16th century, तो 16th century के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, फॉल्स पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करना है 16th century के रिगार्डिंग। तो जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है वो दूसरा है, यूरोपियन आर्मीज
पोर्तुगीज एंड स्पेनिश हैड कॉन्क्योर वेरियस एरिया ऑफ अमेरिका ऑन द बेसिस ऑफ द मिलिट्री पावर, ये आपका फॉल्स है। और बाय दिस टाइम अमेरिकन हैड डेवलप इम्यूनिटी टू फाइट स्मॉल पॉक्स, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी ओनली 2 और 3 इसका फॉल्स आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, ओनली 2 and 3। In the 19th century, economics mentioned 3 types of movements or flows in international economic exchange. These are, वो तीनों कौन था? वो था दोस्तों ट्रेड था और एक कैपिटल था, ये दो को था। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ओनली बी करेक्ट आंसर होगा, 1 and 2। इन विच ईयर डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइबर एक्ट, कौन सा ईयर में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो ट्राइब्स जो एक्ट है वो पास हुआ था? वो हुआ था 1871 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेजिंग टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट आप पढ़िए और कौन सा आपका ट्रू है वो आप बताना है आपको दोस्तों। 23वां प्रश्न है तो है आपका दोस्तों पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन जो है आपका ट्रू है। टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द शेफर्ड्स ऑन एवरी एनिमल ग्रेजिंग इन द पास्चर्स। और तीसरा आपका ट्रू है, बिफोर एंटरिंग एनी पास्चर लैंड द शेफर्ड्स हैड टू शो ए पास एंड पे ए टैक्स। ये आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 and 3। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 1 and 3 दिया हुआ है। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द हेडर टैक्स, हेडर टैक्स का इफेक्ट क्या था? ये पहला इफेक्ट था द लेवल ऑफ पास्चर्स स्टार्ट फॉलिंग, और दूसरा भी इफेक्ट जो था ट्रू था, एनिमल स्टार्ट डाइंग इन लार्ज नंबर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसाइलैंड, मसाइलैंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, द कॉलोनियल पावर्स डिवाइडेड मसाइलैंड्स, यानी ओनली बी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मसाइलैंड के रिगार्डिंग। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलोनियल रूल एंड मसाई, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कॉलोनियल रूल एंड मसाई के रिगार्डिंग, जो कि आपका सिर्फ दूसरा प्रश्न, दूसरा जो है आपका ऑप्शन जो है वो सिर्फ ट्रू है, जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर हेडर इंक्रीज्ड, यानी ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वाई द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंसाइडर्ड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ये क्या हुआ था? इसका कारण था तीनों दोस्तों, तीनों ऑप्शन जो है इसका प्रमुख कारण था, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। सोवर्निटी बाय द ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्ची टू द ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन ड्यू टू डेवलपिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड बिकॉज ऑफ द न्यू फ्रेंच फ्लैग विच रिप्लेस्ड द ओल्ड नेशन फ्लैग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो तीनों में चलिए टिक लगा देते हैं। नेपोलियन सिविल कोड हैड द फॉलोइंग प्रोविजंस, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको सेलेक्ट करना है। आपका 28वां प्रश्न है तो आपका जो है पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, जो कि आपका नेपोलियन सिविल कोड हैड द फॉलोइंग प्रोविजंस ये आपका दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हंसबर्ग एम्पायर, हब्सबर्ग एम्पायर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। 29वां, तो इसमें जो है पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू है। इट वाज ए मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी रेशियल एम्पायर, दिस एम्पायर रूल्ड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। तो चलिए टिक मार देते हैं बोथ 1 and 2 पे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, व्हाट वाज इली, इली क्या है? इली क्या है दोस्तों? यह तो है क्लॉथ का मेजरिंग स्केल है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द कंजर्वेटिव सिस्टम रीएस्टेब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1815 हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था दोस्तों? उसका था मोनार्ची था, और था आपका चर्च था, और टू मेंटेन सोशल हायरार्की था, ये आपका चौथा नहीं था, यानी कि ओनली 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जिस्पी मेजनी, जिस्पी मेजनी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है वो आपको बताना है, कि देखिए आपका लिखा हुआ है। तो चलिए स्टेटमेंट आप पढ़िए। तो जो है पहला स्टेटमेंट जो है सिर्फ ट्रू है, जिस्पी मेजनी के रिगार्डिंग ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कार्बोनारी, यानी ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट ट्रू जो होगा ओनली 1 होगा। 33वां है, होम डिड Metternich described as the most dangerous enemy of our social system. Whom did Metternich describe as the most dangerous enemy of our system? वो डिस्क्राइब किए थे जोसेफ मेस्नी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। When did Greece gain independence from the Ottoman Empire? कब प्राप्त हुआ था गेन दोस्तों? उसको हुआ था 1832 ईस्वी में, उसको जो है आज़ादी मिला था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1832 ईस्वी।
नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रोमानिटिज्म। रोमानिटिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है 35वां। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों। रोमानेटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जो क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉजिक्स एंड साइंस और दे वांटेड टू मेक द रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन कलेक्टिव हेरिटेज एंड स्प्रेड कल्चरल पास्ट एंड द बेसिस ऑफ द नेशन, यानी बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अगेंस्ट रशिया एंड पोलैंड, ये जो है लैंग्वेज है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको सिलेक्ट करना है। उसके रिगार्डिंग दोस्तों पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये तीनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। 38वां प्रश्न, इन विच ईयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट पॉल्स चर्च, कौन सा ईयर में हुआ था, वो हुआ था 1848 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको कंसीडर करना है, पता करना है, बताइए कौन सा है। यह जो है दोस्तों ना ही एक सही है ना ही दो सही है, ट्रू है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नाइदर 1 और नाइदर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको पता करना है दोस्तों। तो इसका कोड दिया हुआ है, आप बताइए, दो होगा। पहला आपका इसका ट्रू है, जोसेफ ट्राई टू मेक इटली टू ए रिपब्लिक थ्रू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और तीसरा इसका ट्रू होगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबाल्डी ए लार्ज नंबर ऑफ ए आर्म्ड वॉलंटियर टुक पार्ट इन द वार, यानी कि ओनली नंबर 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वेन वाज आयरलैंड इन करप्टेड इनटू ब्रिटेन, कब हुआ था, वो हुआ था 1801 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1801 ईस्वी। तो चलिए इसमें टिक मार देते हैं 1801 ईस्वी पर। नेक्स्ट है व्हाट इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैव ऑन इंडियन सोसाइटी, कौन सा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर, स्टेटमेंट वो ट्रू कौन कौन सा है वो बताइए। तीनों जो है इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर, टैक्स वेर इंक्रीज, देयर वाज सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम एंड सोल्जर्स वेयर फोर्सफुली रिक्रूटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडियन सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ा था, तीनों इफेक्ट। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट चुनना है आपको रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग बताइए 43वां प्रश्न। आपका पहला आपका जो ऑप्शन है वो गलत है। डिस्प्यूट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम इंडियन मेंबर्स, दिस लॉ वाज पास्ड हेस्टली बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये आपका स्टेटमेंट जो है बाकी रॉन्ग है। बाकी ये सभी स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेयर वाज द खिलाफत कमेटीज फॉर्म्ड इन 1919, कब कहाँ खिलाफत कमेटी जो है फॉर्म्ड हुआ था, वो हुआ था दोस्तों बॉम्बे में, कहाँ बॉम्बे में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी बुक हिंद स्वराज रिटन, हिंद स्वराज बुक जो है महात्मा गांधी कौन से साल लिखे थे, वो लिखे थे 1909 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट, इसके रिगार्डिंग आपका स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है आपको बताना है। नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के रिगार्डिंग, तो जिसमें पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा दोस्तों। यह जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अर्बन मिडिल क्लास में हुआ था, और ड्यू टू द एक्सपेंसिवनेस ऑफ इंडियन खादी क्लॉथ एंड द पुअर डिड नॉट बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ फॉर ए लॉन्ग, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ओनली 1 और 3 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चलिए 47वां प्रश्न। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अवध किसान सभा, अवध किसान सभा के रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 ट्रू स्टेटमेंट है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोडेम रिबिलियन, गोडेम रिबिलियन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है ये बताना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपका पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों, बाकी आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो जाएगा, यानी ओनली 2 और 3 इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो है काइंड ऑफ गुरिल्ला मूवमेंट लीड बाई अल्लूरी सीताराम राजू और राजू यूज दिस सिंह प्राइज टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, ये दोनों आपका सही स्टेटमेंट है दोस्तों। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताना है। 49वां प्रश्न है, उसके रिगार्डिंग जो पहला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है दोस्तों, क्या है गलत है। क्या लिखा हुआ, आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सम कांग्रेस लीडर फॉर्म से सेपरेट स्वराज पार्टी सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस टू बिकम एक्टिव इन पॉलिटिक्स, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। बाकी ये सभी स्टेटमेंट जो आपके ट्रू हो जाएंगे तीनों,
यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट जो है आपके ट्रू है, कोड में बताइए। कोड आपका नीचे दिया हुआ है। तो इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है सिर्फ ट्रू होगा दोस्तों, बाकी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि ओनली 2 और 3 इसका राइट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वां प्रश्न का। When did Gandhi ji sign the agreement with Irwin withdrawing the civil disobedience? क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब जो है साइन किए थे? इरविन के साथ समझौता हुआ था जिसमें वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको जो है वो वापस लिए थे गांधी जी। वो तिथि बताना है, जल्दी फटाफट कमेंट में बताइए दोस्तों। उस तिथि का नाम 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी जी इस आंदोलन को वापस लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नो रेंट कैंपेन। नो रेंट कैंपेन के अबाउट जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा दोस्तों? तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जो नो रेंट कैंपेन के बारे में सही बताता है, बाकी तीसरा जो गलत बताता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट व्हेन वाज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ ए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI फॉर्म्ड। कब इसका बना था? यह बना था 1927 ईस्वी में। कब 1927 ईस्वी में बता था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा फेडरेशन? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53वां प्रश्न का। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन ए नेशनल मूवमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है वो देखना है, गौर से देखिए फॉल्स स्टेटमेंट्स देखना है। तो जो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है नेशनल मूवमेंट में है उसके रिगार्डिंग सभी स्टेटमेंट ट्रू आपका दिया हुआ है। 55 प्रश्न, इन विच ईयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर फॉर्म द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन दलित्स। कौन सा ईयर में बनाए थे? वो बनाए थे 1930 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 1930। हु फर्स्ट पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ ए मदर इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सन्यासिनी। कौन इसका बनाए थे? वो बनाए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने फर्स्ट पेंटेड किए थे फेमस इमेज ऑफ मदर ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या है इंडियन फ्लैग के बारे में जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान? तो ये जो है स्टेटमेंट ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो कोई भी स्टेटमेंट जो फॉल्स नहीं है दोस्तों, यानी नाइदर 1 और नाइदर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन विच मीटिंग वाज द प्रपोजल द क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ट। कौन सा मीटिंग हुआ था? वो हुआ था वर्धा का मीटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द इंक्विजिशंस। क्या लिखा हुआ? इंक्विजिशन दोस्तों, इंक्विजिशन। व्हाट वाज द इंक्विजिशन बताइए। यह एक रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूशन है। क्या है? ए रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ प्रोग्रेस, ऑटोक्रेसी विल ब्लो अवे इन द स्टॉर्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्रिएटेड बाई इट, हु सेड इट। यह कथन किसका कहा हुआ? इस कथन कहा हुआ है लुइस सेबेस्टियन मार्सियर का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटरमाइन द क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी डिटरमाइन करना है दोस्तों, कौन कैसे बढ़ते क्रम है जिस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये, उसका दिए, उसके बाद ये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट प्रिंट एडिशन ऑफ द तुलसीदास 16th सेंचुरी बुक रामचरितमानस पब्लिश्ड। कौन सा ईयर में वो हुआ था? 1810 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अस्त्रित धर्म विचार कौन लिखे थे? ये बुक लिखे थे राम चड्ढा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अस्त्रित धर्म विचार का ऑथर है, राइटर है राम चड्ढा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइटिंग आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग सिर्फ पहला स्टेटमेंट ट्रू है, जो मेसोपोटामिया जो है रोट है वो ऑन क्ले तिब्बत टैबलेट्स पे लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ओनली नंबर सी, ओनली 1, बाकी ये दोनों गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेसोपोटामियन सोसाइटी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो इसके जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट ट्रू है मेसोपोटामियन सोसाइटी के रिगार्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टाउन प्लानिंग ऑफ मेसोपोटामिया। का है टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटामिया के रिगार्डिंग जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है वो बताना है। टाउन प्लानिंग इसके रिगार्डिंग जो है पहला और दूसरा ऑप्शन जो है फॉल्स है, बाकी ये जो है ट्रू है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका
ये करेक्ट आंसर है, 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी के के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका। और 67वां प्रश्न इसके रिगार्डिंग, चलिए पर 67 का आपका जो है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोमन इकोनॉमी। रोमन इकोनॉमी के अबाउट जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो रोमन इकोनॉमी के बारे में जो है पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 3। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्लेवरी एंड कंट्रोल ओवर वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर। क्या है? गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, वो जो है ऑप्शन सी इसका जो है गलत स्टेटमेंट है, नॉट मच अटेंशन वाज पेड टू लेबर मैनेजमेंट इन द रोमन सिस्टम। यह स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज यासा रिलेटेड टू मुगल्स। यासा रिलेटेड टू मुगल्स, इसका रिलेटेड क्या था? यह था कंप्लीशन ऑफ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ मंगोल ट्राइबल्स। क्या है? व्हाट वाज यासा रिलेटेड टू मंगोल्स। मंगोल्स का जो है यासा से क्या रिलेटेड था? यह था कंप्लीशन ऑफ ए ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑफ ए मंगोल ट्राइब्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द कंक्लूजन्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर ऑन इंडिया। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसका ट्रू आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, बोथ 1 एंड 2। वेयर मोस्ट इंडक्टेड लेबर्स सेंट। कहाँ भेजे गए थे? वो भेजे गए थे कैरिबियन कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैरिबियन कंट्री। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ब्रिटेन्स इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 1 एंड 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको पता करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ना ही ट्रू है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है इरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिगार्डिंग, यानी नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन द इरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द गिल्ड इन यूरोप वाज। द गिल्ड क्या था दोस्तों, वो बताना है। तो ये था दोस्तों एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका जो, यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो आपका करेक्ट है, यानी कि ओनली बी इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू यूरोप इन द मिड 19th सेंचुरी। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है, एक है या उससे अधिक है। 77वां प्रश्न, इसमें जो है आपका पहला और आपका तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एंड 3 जो है ट्रू स्टेटमेंट्स है, किसके रिगार्डिंग? जो है यूरोप इन द मिड 19th सेंचुरी के रिगार्डिंग। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेड अंडर कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन। और कौन सा स्टेटमेंट जो है ऊपर से जो ट्रू है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू है दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट जो है इंडियन ट्रेड अंडर कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिगार्डिंग सभी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ 1 एंड 2। इन विच सेशन वाज द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। कौन सा सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ये बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में दोस्तों। ये जो था वो आपका लाहौर अधिवेशन था, लाहौर सेशन था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कब? 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट है 80वां प्रश्न, जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड लास्ट प्रश्न है। इन विच ईयर डिड द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट टेक प्लेस। कौन सा ईयर में? वो 1944 ईयर में जो है एग्रीमेंट जो है लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका जो 80 तक पूरे प्रश्न आपका जो है हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपके 81 से लेकर 100 तक आपके करेंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। तो चलिए करेंट अफेयर्स के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू अलायंस ऑफ फॉर ग्लोबल फूड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग बताइए, फटाफट बताइए। तो इसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तीनों ट्रू है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3।
टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज द कमिटी ऑन फिशरीज COFI सर्व एज ए सब्सिडरी बॉडी। तो कौन सा आपका है ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताइए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट में बताइए। इसका जो राइट आंसर है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FAO कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये सब जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सिर्फ पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। द बोइंग सुखियान प्रोग्राम प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द फोस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर, ये आपका स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है, बाकी ये फॉल्स है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वन ओनली। नेक्स्ट 84 प्रश्न, आइए देखिए क्या है 84वां प्रश्न। विथ रेफरेंस टू द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, करेक्ट है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल के रिगार्डिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट, यही दो ट्रू है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है 1 और 4 ओनली। विथ रेफरेंस टू द चंदका दामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो है चंदका दामपारा के रिगार्डिंग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, आपका करेक्ट है, वो आपको बताना है। 85 प्रश्न है आपका, जल्दी जल्दी बताइए, जिसमें जो पहला है और चौथा ये दोनों जो स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग ट्रू है, जो है लोकेटेड का है नॉर्थन ईस्टर्न एज ऑफ द ईस्टर्न घाट, और चौथा जो है डोंगरी कोड ट्राइबल कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद चंदका दामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 ओनली। नेक्स्ट है आपका क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल इज ए प्रीडोमिनेटरी सीन इन द गोरियो टेम्पल इन केरला। तो वो था आपका दोस्तों कहाँ का, वो था द्रविडन था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, द्रविडन आर्किटेक्चर स्टाइल। तो 87वां प्रश्न, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड मैनेजमेंट विच ऑन द फ्लोइंग सिस्टम इज कंसाइडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर कम्प्रिहेंसिव एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो है ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS है दोस्तों, कौन सा GIS है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 रिसेंटली डेवलप बाय द इसरो सर्व्ड विच वन ऑफ द फ्लोइंग पर्पस। कौन सा पर्पस से यह सब किया जा रहा है, यह इट सेंड्स इमरजेंसी मैसेज फ्रॉम फिशिंग बोट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पर्पस ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट्स जो है ट्रू है आपको पता करना है। इसमें से ये जो है पहला स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली नंबर 1। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़ना है, और कौन सा जो स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन सा ऊपर वाले स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। तो 1 और 2 को फटाफट पढ़िएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके, और इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो होगा ए हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विथ रिफरेंस टू द इंडिया एंड फ्रांस रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडिया एंड फ्रांस रिलेशन के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग तो दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी पहला फॉल्स है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट है एक्चुअली विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेज रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स एग्जॉस्ट प्राइमरीली कंट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन ऑफ है ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मोक। यह है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यह गैस रिलीज होता है दोस्तों व्हीकल से। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न, देखिए चलिए क्या है। फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स आर ए वल्चर्स कंसिडर्ड एज इंडिकेटर स्पीसीज ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। कौन सा इसका जो है रीजन है, इसका बताइए, कौन सा इसका विशेषता है, इसका कारण देयर प्रेजेंट सिग्निफिकेंस ए बैलेंस फूड वेब, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो है वल्चर्स को एक इंडिकेटर स्पीसीज में इसको कंसीडर किया गया है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स और वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एबव। कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है ऊपर वाले को डिस्क्राइब करता है, वो जो है आपका जंस्कर रिवर जो है ऊपर वाले के तीनों को डिस्क्राइब करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट MPLAD
स्कीम कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, उस कौन सा एरिया है वो है आपका दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ई साक्षी मोबाइल ऐप, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 2 ओनली। 95 के बाद चलिए 96 प्रश्न कहा गया, विथ रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो बताना है, वो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाकी ये आपका दूसरा फॉल्स है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ, इसका जो राइट आंसर है वो है द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यही आपका UNDP जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन विच स्टेट वाज द 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनोग्रेट, किस स्टेट में हुआ है वो है आंध्र प्रदेश में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 मेरठ प्रोजेक्ट, कौन सा सिटी में वो है सोलापुर में प्रोजेक्ट हुआ 8 एमरट प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये वीडियो का 100वां प्रश्न लास्टवां प्रश्न जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, इंडिया इज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच ईयर विच रिवर, तो आपका सरयू रिवर में जो है इंडिया जो है पहला सोलर पावर्ड बोट जो है ऑपरेट किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों पूरे 100 प्रश्न आपके पूरे इस वीडियो के समाप्त होते हैं इस प्रैक्टिस सेट के आधार सीरीज के, जो कि NCERT है क्लास आपके 9th के, क्लास 10th के और कुछ 11th के आपके चैप्टर मिले हुए थे। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर से मिलते हैं आधार सीरीज का। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।